देखिए पिछले क्लासेस अगर आप लोग देखे होंगे, है ना, तो हम लोग मियोसिस फर्स्ट में चल रहे थे, राइट। तो मियोसिस फर्स्ट के हम लोग इंटरफेज 1 को क्रॉस कर गए, ठीक है। इंटरफेज 1 क्रॉस करने के बाद हम लोग आए प्रोफेज 1 में, और हम लोग यहां आने के बाद जाने कि प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द एंटायर मियोटिक साइकिल, पूरे मियोसिस में, है ना। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलाकर सबसे लंबा फेज कौन है? तो प्रोफेज 1 है, ठीक है, डिवीजन के दौरान का। नाउ प्रोफेज 1 के 5 हिस्से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, यहां तक हम लोग ट्रैवल कर चुके थे, ठीक। इसमें अब 2 हिस्से बाकी हैं, एक है डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, डी एंड डी आई ऐसे रखे थे। एक बार रिकॉल कर लें, लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स, है ना, कंडेंस करना शुरू करता है। उसके बाद और इसमें कैसे रहता है? इस तरीके से, यानी क्रोमैटिड्स दिखाई देंगे। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओवरलैप कर जाते हैं, और ये ओवरलैपिंग कहलाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। ये और ये आपस में नॉन सिस्टर है, ये एक दूसरे के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेम ओरिजिन के नहीं है, राइट। तो इनके बीच में जो ये उलझन तैयार हुआ, ओवरलैपिंग तैयार हुआ, इसके लिए नाम था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या साइनेप्स या फिर टेट्राड। एक और नाम था बाइवेलेंट। ये इन्हीं के नाम है, और ये हम लोग को देखने को मिलते हैं जाइगोटीन में। जाइगोटीन के बाद जब आते हैं पैकिटीन में, तब तक एक और कदम आगे बढ़ जाता है और चेंजेस या एक्सचेंज ऑफ द क्रोमैटिड मटेरियल्स हो जाता है। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के हिस्से थे, जो जहां पे ओवरलैप के है, वहीं से एक टुकड़ा दूसरे में तो दूसरा टुकड़ा पहले में आ जाता, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज किए वो बहुत बढ़िया था, वो था क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का परिणाम, इंपैक्ट क्या हुआ? दैट इज रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आगे चल के क्रोमोसोम और डीएनए के स्टडी में बहुत लैंडमार्क इंफॉर्मेशन साबित होगा, पर उसके लिए आपको 12 पे पहुंचना पड़ेगा, वहां के चैप्टर में है कैसे हम लोग जीन के बीच के रिलेटिव डिस्टेंस को मैप करते हैं, नापते हैं, कौन जीन कहां पे। इससे हम लोग पता कर पाते हैं कि पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, लाइक दैट। जैसा है ना, क्लासरूम में हमारे 70 बच्चे हैं मान लीजिए। अब इसमें सबको अगर हम सिंक्रोनाइज करना चाहेंगे तो उस पर करना क्या होगा? नंबर दे देंगे सबको, दैट इज रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर असाइन करने के भी बहुत सारे तरीके होंगे, तो उन्हीं में से किसी तरीके को असाइन करके, कहने का मतलब अगर रोल नंबर दे देंगे तो हम स्पेसिफिक उसी बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से यहां पे क्या होगा, किसी एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जीन के बारे में थोड़ा सा बोले भी हैं कि डीएनए का वो हिस्सा जो कि आरएनए प्रोड्यूस करने लायक है, दैट इज कॉल्ड जीन, ठीक है। और ऑल टुगेदर पूरे ह्यूमन जीनोम में, जीनोम फिर बताए थे, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स, तो किसी ह्यूमन के सेल में जितने जीन्स होते हैं उनकी संख्या 30,000 है। और इन जीन्स को धारण करने के लिए क्रोमोसोम कितने हैं? 46, है ना, यानी 23 पेयर। तो 23 पेयर जीन्स को, है ना, धारण करने के लिए, ये 30,000 जीन्स को धारण करने के लिए हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स। तो यानी एक क्रोमोसोम से एक से अधिक जीन होगा कि नहीं होगा? सोचिए जरा, एक से अधिक जीन होगा तो कौन पहले कौन बाद में है, इसका पता कैसे चलेगा? बाय सीक्वेंसिंग देम, उनके बीच का, है ना, ऑर्डर पता करके हम ये काम कर सकते हैं। और उसी ऑर्डर को पता करने में
ये क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों एकदम पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, क्योंकि आप मान के रखिए जो आप 11th में पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये 12th में काम आएगा। ये मत सोचिए कि हम अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं 12th में, कहाँ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कहीं नहीं है, लेकिन आपको दिख जाएगा कि जितनी चीजें आप पढ़े हैं वो सब कहीं ना कहीं 12th में आपको दिखाई देगा, और वहां सिर्फ हम लोग को रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। ऐसे होता है, कोई नहीं जाएगा वहां पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग 11th पे ज्यादा फोकस करते हैं। एनीवे, सो दिस इज हाउ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया, रिफ्रेश हो गया मेमोरी। अब आते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में जो इफेक्ट होगा, इवेंट होगा, उसको पहले समराइज कर लें। ठीक है, हम लोग लिख डालते हैं, और उसके बाद फिर ये कैसे दिखाई पड़ेगा वो हम लोग समझेंगे। तो डिप्लोटीन स्टेज में पहला इवेंट होता है क्या, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ठीक है, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के बाकी जहां पे उलझा हुआ था ना, ये हम लोग तो खाली एक ही जगह दिखाए हैं ना उलझ रहा है, ये कई जगह पे उलझता है। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग हुआ है ये कई जगह पर होंगे, पर हर जगह क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ पर उलझा तो था। ठीक, अब क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज में जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है सिर्फ वहीं पे चिपका हुआ रहेगा, बाकी जगह खुल जाएगा। यानी अब ये अलग होना चाह रहा है, राइट। तो इसी चीज के लिए हम लोग स्टेटमेंट देते हैं इन दिस स्टेज। ये कौन सा है, डी फॉर डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में इन दिस स्टेज, आपको टाइम देंगे लिखने के लिए। इन दिस स्टेज द ओवरलैपिंग्स, और ओवरलैपिंग के लिए ही नाम दिया गया है साइनेप्सिस। ओवरलैपिंग यानी साइनेप्स, रिजॉल्व, रिजॉल्व हो जाना मतलब खुल जाना, रिजॉल्व, एंड ओनली एट those points, and only at those points the non sister chromatids are attached where क्रॉसिंग ओवर, जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ था, क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस। जिन जगहों पे क्रॉसिंग ओवर हुआ उन्हीं जगहों को छोड़ के बाकी जगह से ये जो साइनेप्स है, ये जो उलझन है, रिजॉल्व कर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायकाइनेसिस, और इस तरीके से डायकाइनेसिस को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर हुआ किसमें, पैकेटिन में। और हम लोग तो समझ रहे हैं कि चलिए भाई, ये जो एंड है यहां पे सेंट्रोमेयर है ना, सेंट्रोमेयर से ऊपर एक जगह नीचे एक जगह, अपनी सुविधा के लिए हम लोग दिखाए कि एक ठो ऊपर है एक ठो नीचे उलझा, पर सच्चाई में ये कई जगह पे उलझेंगे। जैसे दो ठो धागा है जिससे टेलर सीता है आपके कपड़ों को, उसको पंखा के नीचे ऐसे सीधा खड़ा कर दीजिए, आपको क्या लगता है एक ही जगह उलझेगा? आपको क्या लगता है एक ही जगह उलझेगा? ये मल्टीपल जगह पे उलझ जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब इसको उलझने का मौका मिला, दे विल, राइट, तो उसी को कहा गया कि ये साइनेप्स बनाए। अब सब जगह पे क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा, कुछ जगहों पे होंगे, तो बाकी जगह क्या होंगे, खुल जाने चाहिए, क्योंकि अब क्रोमोसोम को अलग होना है। रिकॉम्बिनेशन जो करना था, नया कॉम्बिनेशन करना था, वो कर चुका, दैट इज इट। उसी चीज को यहां लिखा गया, ये खुलने के कगार पे आ गया। तो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम से समझना चाहें,
अब देखिए इसको हम लोग बनाए थे शेडेड वाला ना, इसको शेडेड वाला बनाए थे। और इसको प्लेन बनाए थे। थोड़ा सा जगह और लेना पड़ेगा। ये बाउंड्री बाद में डालेंगे। ये शेडेड वाला बनाए थे और क्या बोले थे कि देखिए शेडेड वाला ये अनशेडेड वाले से अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ऐसे करके आया है और इस जगह केवल जुड़ा हुआ है? ये लग रहा है देख के। तो इसका बाकी का हिस्सा ये है, तो ये क्या होगा, प्लेन दिखाई देगा, क्योंकि इसने बगल वाले से अपना मटेरियल एक्सचेंज किया। तो बगल वाले में भी तो इससे मटेरियल लिया, इसलिए इस पॉइंट पे ये शेडेड दिखाई देगा, राइट। और बाकी जगह इसका प्लेन रहेगा। फिर यहां पे आपको ये शेडेड दिखाई देगा और इसका बाकी का हिस्सा इस प्रकार शेडेड रहेगा। समझ गए? तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि आपको बताए हैं जो स्टेटमेंट में आप लिखे, केवल पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे ये अटैच्ड रहते हैं और बाकी जगह जो उलझा हुआ था, साइनैप्स बना था, वो रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व हो गया, देख रहे हैं, बाकी जगह उलझा हुआ नहीं है, केवल इसी जगह सिर्फ अटैच्ड है, उलझा हुआ नहीं है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। बात समझ गए? ऐसे जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या बताया था एग्जाम्पल के लिए, अच्छे से समझने के लिए, कि दाएं हाथ के बाजू में पंजा जोड़ दिए बाएं हाथ का, तो कैसे दिखेगा? ऐसे उल्टा, उल्टा होगा ना। ऐसे होना चाहिए, जिधर अंगूठा है उधर कानी उंगली और जिधर कानी उंगली उधर अंगूठा। उल्टा हो गया नहीं? तो यही सिस्टम है यहां का, इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो दूसरा वाला जोड़ी जो था वो भी तो ऐसा ही होगा। ये शेडेड वाला, इधर वाला सिस्टर क्रोमेटिड, किसी तरह का एसोसिएशन नहीं दिखाया। ये अनशेडेड वाला, तो शेडेड वाले का हिस्सा बगल वाले पे ट्रांसफर हुआ, शेडेड वाले का हिस्सा बगल वाले को ट्रांसफर हुआ। इट इज लाइक दिस, ठीक है। अब इसका हम लोग सर्कल कंप्लीट कर लें। थोड़ा रफ तो बन ही रहा है, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। ये इस तरीके से दिखेगा, सब जगह पे जहां उलझन था रिजॉल्व हो गया। अब इसका एक अलग नाम है, दिस इज कॉल्ड काइज़माटा, और ये एक्स शेप का लग रहा है, नहीं लग रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिए तो एक्स शेप का लग रहा है, यहां पे देखिए तो एक्स शेप का लग रहा है। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, आपस में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाकर जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को कहते हैं काइज़माटा। काइज़मा फॉर्मेशन और काइज़माटा, इसी को कहते हैं। और यह है कौन सा स्टेज? नहीं, डिप्लोटीन है ना। यह है डिप्लोटीन, यहां तक पूरा कीजिए। लास्ट स्टेज प्रोफेज 1 का वो है डिप्लोटीन, हो गया, सॉरी, डायकाइनेसिस, नॉट द डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस और
स्टैंडर्ड प्रोफेज मतलब ये क्या बोलते हैं, माइटोसिस का जो प्रोफेज था उसमें आप क्या क्या देखते हैं? लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, क्रोमोसोम appears highly condensed, फ्लावर पेटल शेप में आ जाता है। और क्या देखते थे? क्रोमोसोम को एक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसे हम लोग नाम दिए थे पेलिकल, लेकिन इस पेलिकल का कंपोजिशन रहता है कुछ आरएनए, कुछ राइबोसोम्स और क्रोमोसोम, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके कंपोनेंट्स वो क्रोमोसोम के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन के बैठे हुए रहते। ये चीजें दिखती हैं। दूसरी जो खास बात दिखाई देगी, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ तो बाय दैट टाइम ये जो सेंट्रोसोम है ये ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं, और ऑपोजिट पोल पर चले गए। अब इनको स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्रोमोसोम को अटैच करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम को रहने का जगह कौन दिए हुए है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला गया, बाउंड्री चला गया, तो अब बड़े आसानी से साइटोप्लाज्म के मटेरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट कहां पैदा होता है? साइटोप्लाज्म। इसलिए वो आकर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो सकते हैं। पर आप अपने सुविधा के लिए एक बार बच्चों पलट कर देख लीजिए माइटोसिस का प्रोफेज लेट कैसा दिखता है। और तब आप एनालाइज कर पाएंगे इस प्रोफेज 1 का जो एंड पॉइंट है यानी डायाकाइनेसिस, इसमें वो कैसा दिखाई देगा। दिखा? क्या दिख रहा है? फ्लावर पेटल वाले क्रोमोसोम्स सेंट्रल लाइन यानी इक्वेटर पर खड़े हैं, और प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर और नीचे के सरफेस के तरफ से स्पिंडल फाइबर आकर इसको बीच में खड़ा करा है और ऑपोजिट एंड की ओर खींच रहा है ना। तो इसके वजह से इस खींचातानी में क्या हो रहा है, वो सेंट्रल प्लेस के तरफ जाने की कोशिश में। तो यहां का अच्छा एक काम करें, जरा शेप का इस्तेमाल करके इट वर्क्स। अब एक बात बताइए, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाएगा तो हम लोग एक ही बाउंड्री के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं? और ये बाउंड्री क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनडाउटेडली। अब जरा इसकी मोटाई कम करें तो बनाने में आसान होगा। ये सेंट्रोसोम ऑपोजिट एंड पे, इससे निकला स्पिंडल फाइबर, और हम लोग कितने क्रोमोसोम लेकर चले हैं? यहां कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल 2 पेयर, यानी टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं। ये बात ध्यान रखना। कहां से आके जुड़ेगा? सेंट्रोमेयर से जुड़ेगा, और आपको बताएं ये हाईली कंडेंस हो जाएगा। हाईली कंडेंस होने के बाद ये शेडेड था, ऐसा दिखाई देगा नहीं? ये अनशेडेड वाला और ये शेडेड वाला, लेकिन हम लोग क्या देखे थे? शेडेड वाले का कुछ हिस्सा टूट के अनशेडेड वाले में प्रवेश कर गया, शेडेड वाले का कुछ हिस्सा टूटकर अनशेडेड वाले में प्रवेश कर गया। तो हम लोग अपने समझदारी के लिए किनारे के तरफ उनको दिखा दें। और ये कहां पे अटैच्ड है? उन्हीं पॉइंट्स पे जहां पे साइट ऑफ
ओवर, ये क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, अब देखिए इक्वेटोरियल प्लेन ये है, ये इक्वेटर से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये शेडेड वाला, ये अनशेडेड वाला। अब यहां पे भी शेडेड वाले का कुछ पार्ट टूटकर अनशेडेड वाले में चला गया है, तो ऐसे ही नजर आएंगे ना, लाइक दिस। अब अभी आप देखे हैं कि प्रोफेज किसका, लेट प्रोफेज एक्चुअली माइटोसिस वाले का, उसमें देखे होंगे ऐसे फ्लावर पेटल एक जगह पे एक ही हैं, यहां जोड़ी में दिखाई दे रहे हैं। वहां अगर 4 क्रोमोसोम होते तो चारों अगल बगल खड़े होते, यहां पे 4 क्रोमोसोम जोड़ी बनाकर 2 जगह खड़े हैं। अंतर दिखाई दे रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेज एंड स्टेज ऑफ मियोसिस 1 एंड प्रोफेज एंड स्टेज ऑफ माइटोसिस। समझ गए? इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर इसके, है ना, इवेंट्स को हम लोग लिखते हैं। अब देखिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो दें, ये क्या है, डायाकाइनेसिस स्टेट में हम लोग को क्या दिखाई देता है, तो पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, the nuclear membrane disappears, full stop. Second point, the nucleolus disappears, the nucleolus disappears। इसी में पैरा चेंज करके लिखिएगा, therefore पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM कर लीजिएगा शॉर्ट में, पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉमा सम राइबोसोम्स, पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सम राइबोसोम्स एंड RNA combinedly form a protecting cover, over the chromosome, commonly called pellicle, over the chromosome commonly called pellicle, 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 commonly called pellicle. Point number 3, Golgi bodies, ERs यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ERs, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के बगल में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में प्लांट सेल्स, क्योंकि यहां तक कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में है, इसलिए उसमें ये भी होगा। डिसअपियर, तो डायकाइनेसिस में ये सारी चीजें भी दिखनी बंद हो जाती है, डिसअपियर हो जाती। अगला पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट नंबर 4, नाउ द क्रोमोसोम्स appear highly condensed. Now the chromosomes appear highly condensed in
फ्लावर पिटल शेप, फ्लावर पिटल शेप इस तरह के आकार को कहते हैं। हाईली कंडेंस्ड इन फ्लावर पिटल शेप, गेट अटैच्ड, फ्लावर पिटल शेप, कॉमा देके गेट अटैच्ड जुड़ जाते हैं, गेट अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर्स, spindle fibers at one end, spindle fibers at one end from the centrosome, at one end from the centrosome, full stop. Last point, the chromosomes are in pair. The chromosomes are in pair with point of attachment at the site of crossing over, अब एक चीज आप लोग को दिखाना चाहेंगे, कहना ये है आप लोग के माइंड में ये कंफ्यूजन क्यों नहीं आया कि जो क्रोमोसोम ऐसे दिखाई दे रहा था वो क्रोमोसोम ऐसे क्यों दिखने लग गया, या ऐसे कैसे हो गया? ये तो सवाल है ना, जो ऐसे था वो ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, कैसे? तो भाई देखिए, ये इस पॉइंट से बेंड करेगा और तो ये भी बेंड करेगा ना, एक को लेकर चलें तो ये भी बेंड करेगा। अब ये रहा सेंट्रोमेयर, यहां से बेंड किया, बेंड करते करते आके यहां पे रुका, ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है। फिर से देखिए, ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है। अब इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां से ये मुड़ रहा है तो ये हिस्सा आके यहां पे रुका ऐसे, ठीक है। और इसका आगे का हिस्सा है, यहां से बेंड करना शुरू किया और आके ऐसे रुका, नहीं हो गया ऐसे। और इसका दूसरा साथी इधर खड़ा है, ये भी तो मुड़ेगा, मुड़ा ना, ये भी तो मुड़ेगा, मुड़ा ना, बन गया। दिस इज हाउ इट appears to this state and now seen as this. समझ गए? This is how it happens. Okay. So अब प्रोफेज 1 एंड हुआ और मेटाफेज की तरफ चलेंगे। तो अगला स्टेज कौन होने वाला है? मेटाफेज फर्स्ट। और अभी भी कोइंसिडेंटली हमारे पास सिचुएशन ये होगा,
ऐसे थे, ये वाला शेडेड, इसका हाफ शेड है क्योंकि हाफ वाला इसको ट्रांसफर हो गया। वन मिनट, हाफ वाला इसको ट्रांसफर हुआ, ये हाफ शेडेड, इसका आधा इसको ट्रांसफर हो गया, और ये ऐसे ही प्लेन। ये इक्वेटर है, यानी मिड लाइन, देख रहे हैं खड़ा हो गया मिड लाइन पे। तो मेटाफेज में होता ही ये है, तभी नाम पड़ा मेटा। मेटा यानी मिडिल स्टेज। ये अगर शेडेड वाला रखा जाए, ये हाफ शेडेड क्योंकि आधा हिस्सा बगल वाले को ट्रांसफर हुआ, ऐसे। और ये भी स्पिंडल फाइबर से जुड़ा मिडिल स्टेज पे आ गया। ये है मेटाफेज फर्स्ट, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ, अगर इसको देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये ज्यादा ऊपर की तरफ पुल आउट होगा, इसको नीचे की तरफ आना चाहिए तब ना सेंटर पे आएगा। तो ये इस तरफ ज्यादा खींचा जा रहा है, अगर ऐसा किया जाए तो देखिए, तो ये अब सेंटर पे आ जाएंगे। ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स अब ऑपोजिट पोल की तरफ इन पर पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं इनको, ठीक है। ये इक्वेटोरियल प्लेन, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये सेंट्रोसोम, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही हैं, पूरा कर लीजिए। फिर इनमें हम लोग स्टेटमेंट देंगे, यहाँ हम लोग को क्या दिखता है। अब देखिए मेटाफेज 1 और मेटाफेज में हम लोग को क्या क्या अंतर नजर आता है। मेटाफेज में सभी क्रोमोसोम जैसे आपको बताए थे 4 हैं, तो चारों एक लाइन में खड़े होंगे, यहां जोड़े बनाकर खड़े होंगे। दूसरा, जो हम लोग को प्रोफेज 1 के एंड में मिला था कि प्रत्येक क्रोमोसोम के एक साइड से एक तो स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है, वहां क्या था माइटोसिस वाले में, एक क्रोमोसोम के दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं, है ना। तो यही सारे डिफरेंसेस हम लोग को यहां दिखते हैं। लेकिन प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 में क्या अंतर दिखता है, बस यही कि ये सेंटर में नहीं थे, अब आ गए कहां, सेंटर पे। रेस्ट आर सेम। एक सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिखिए। द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन्हें हम लोग कैसे संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे कैसे, होमोलोगस पेयर है ना, यही बात कर रहे हैं। द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एलाइन, ALIGN, एलाइन आ जाते हैं, एलाइन एट द इक्वेटोर, एलाइन एट द इक्वेटोर, यहां लिखा हुआ है इक्वेटोर ऑफ द सेल, align at the equator of the cell held by spindle fibers, held by spindle fibers। मेटाफेज 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग एनाफेज 1 में।
और ये बड़ा रिमार्केबल है, और यही स्टेज मियोसिस को यूनिक बनाता है। अब वो कैसे, अभी देखते हैं। अभी तो एज इट इज है, ये सेंट्रल लाइन, ठीक है। इस पेयर पर ध्यान दीजिए। ये शेडेड वाला, इसका हाफ शेडेड, और इसका काउंटर पार्ट जिसके साथ ये जुड़ा हुआ था वो इधर छूट गया। तो ये तो अनशेडेड और इसका ये पोर्शन शेडेड है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेम चीज यहां दूसरे वाले के लिए भी होगा। ये शेडेड और इसका आधा तो टूटकर इसके दूसरे पार्टनर को चला गया है, दूसरे पार्टनर का आधा शेडेड वाला लिया हुआ है। इसको कंपेयर करने के लिए अगर हम लोग बगल में मेटाफेज और माइटोसिस ड्रॉ करें, 4 क्रोमोसोम लेकर चलें, 1 2 3 और 4। चार क्रोमोसोम लेकर चले थे शुरू में। यहां बताइए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है एनाफेज में? कितना दिख रहा है? डरिए नहीं, 8 दिख रहे हैं ना, 16 नहीं बेटा, 8 है। ये 1 है, ये 2 है, 3, ये 4। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसे था, एक एक क्रोमोसोम 2-2 क्रोमेटिड लेकर था। शुरू में क्रोमेटिन था, क्रोमेटिड बना, अब ये 20 से स्प्लिट हुआ तो इधर चला गया, उधर चला गया। इसीलिए अब दोनों क्रोमेटिड 2 सेपरेट क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए यहां क्रोमोसोम की संख्या टेम्पररीली, नॉट फॉर ऑल टाइम, temporarily it becomes double, so now it becomes from 4 to 8. But we are in anaphase 1. Can you tell how many chromosomes are seen here? Only 4. There is no change in the chromosome number in anaphase per cell. और इसका इम्पैक्ट देखिएगा, एनाफेज के बाद कौन आता है? टेलोफेज। टेलोफेज में ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और ये दूसरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाएगा। अब देखिए तो इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 4। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? और इस पर बात कीजिए तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा तो उस तरफ 2, इस तरफ 2, लेके चले थे 4। 2 डॉटर सेल बनेंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, 2-2 क्रोमोसोम के साथ।
यानी एनाफेज तो इज द वन, एनाफेज 1 is that stage which reduces the number of chromosome to half. This is the reason the meiosis 1 is also called as reduction division. Reduction मतलब क्या? घट जाना. यही है वो स्टेज जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता. This is the logic. समझ में आया? तुम लोग आगे बढ़े. Anaphase first. ये है सेंट्रल लाइन. अब आप समझ ही पा रहे होंगे क्या होने वाला है. ये शेडेड वाला ओ सॉरी, हम लोग टेलोफेज में ना गए. अच्छा ये नहीं किए थे. एनाफेज 1 के बारे में हम लोग को स्टेटमेंट देना है. ये ड्रॉ कर चुके हैं. अच्छा पूरा कीजिए इसको. सॉरी. लिखिए इन एनाफेज फर्स्ट, इन एनाफेज फर्स्ट ड्यू टू द पुलिंग ऑफ, due to the pulling, P-U-L-L-I-N-G, due to the pulling of chromosomes, pulling of chromosomes by spindle fibers, by spindle fibers, the उसी में द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट gets dissolved, the point of attachment gets dissolved between the point of attachment gets dissolved between the homologous chromosomes, homologous chromosomes, full stop. इसी में चलेगा. therefore their pair breaks, इसलिए उनकी जोड़ियां टूट जाती हैं. therefore their pair breaks, full stop. अगला पॉइंट, ड्यू टू ड्रैगिंग, खींचे जाना, ड्यू टू ड्रैगिंग बाय द स्पिंडल फाइबर्स, due to dragging by the spindle fibers, the chromosomes move towards, इसी में चल रहा है, the chromosomes move towards opposite poles, the chromosomes move towards opposite poles, full stop. तीसरा पॉइंट, द रिजल्ट इज रिडक्शन, the result is reduction in chromosome number to half
to half because of this action. Because of this action. पैरा चेंज करके लिखिएगा, फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रीजन meiosis first is called, for this reason meiosis first is called, meiosis first is called reduction division. Meiosis first is called reduction division. तो नेचुरली क्या होगा, ये है, सॉरी, टेलोफेज फर्स्ट। तो टेलोफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर से फ्री हो जाएगा क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगे, और यहां चला आया हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहां चला आया हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चार लेकर चले थे, दो यहां टिक गए, दो यहां टिके हुए, आधा हो गया ना। इसीलिए तो एनाफेज को हम लोग रिजल्ट ये क्या कहते हैं, कॉज मानते हैं, जो टेलोफेज में रिजल्ट दिखाता है, राइट। तो फिर आगे चल के फिर क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा, क्या खत्म होगा? नहीं होगा, क्या होगा? बंद हो गया। क्या है, मियोसिस कोई भी सेल अपने जीवन काल में एक ही बार कर सकता, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, फर्दर आधा होगा, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। पर माइटोसिस दे कैन डू रिपीटेडली फॉर टाइम इन अनकाउंटेबल, रीजन देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज द बिगेस्ट। इसीलिए दोनों को रोक के रखे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस अभी नहीं कर रहे हैं। जब दोनों पढ़ लेंगे meiosis 1 and meiosis 2, then we will try to find out what are the point to point differences between mitosis and meiosis. कहाँ दोनों के बीच में अलग है, कहाँ दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, वो फिर पॉइंट आउट करें। तब आप देखेंगे 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे दो ठो डिफरेंस, कि माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, मियोसिस होता है जर्म लाइन सेल्स में या गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स में, वो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। दूसरा, हम लोग ये कल समझ पाएंगे या अब समझ चुके हैं कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आता, पिछला ही स्लाइड था, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता। और एक सेंटेंस लिखते थे, दैट इज व्हाई वी कॉल द माइटोसिस एज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस एज रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशन में क्या होता है, LHS RHS बराबर होता है ना, तो दो डॉटर सेल्स बने, दोनों में बराबर है क्रोमोसोम नंबर, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और ये रिडक्शन डिवीजन। हिंदी में क्या कहते हैं पता है, माइटोसिस और मियोसिस का दूसरा नाम, माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन। सम यानी इक्वल, सूत्री गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, विभाजन डिवीजन, और इसमें इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध यानी हाफ, क्रोमोसोम डिवीजन, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो ये है टेलोफेज 1, इसको ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बारे में कमेंट लिखिए। तो ऐसा सिर्फ वही सब सेल्स करते हैं, हाँ, जिसमें बिल्कुल केवल वही मियोसिस करेंगे, बाकी दूसरे नहीं करते, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम नंबर आधा कर लेगा, फिर तो उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करना। लिखिए, इन दिस स्टेज the
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, फिर से वापस आ गया। इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। ऐसा लग रहा है सेल से सेल डिवीजन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसके पीछे रीजन भी है। सेल हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, वही घिसा पिटा माइटोकॉन्ड्रिया, वही घिसा पिटा क्लोरोप्लास्ट। कोई नई चीज आ भी रही है तो हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं दे रहे, इससे तो सबके सब नया तो होता है। एनीवे, so in this stage the nuclear membranes reappear and therefore two new nuclei per cell appears. Therefore two new nuclei per cell appears. फुल स्टॉप। अगला पॉइंट दीजिएगा, न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीफॉर्म्स। न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाएंगे। न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीफॉर्म्स, फिर से बन जाएंगे। न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीफॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, द centrosomes remain free at the opposite ends. और अगला पॉइंट, it will proceed towards, अगला पॉइंट, it will proceed towards cytokinesis, producing two daughter cells. Producing two daughter cells. ये तो बड़ा मुश्किल है, हम क्या बोले थे? It proceeds towards cytokinesis, यही बोले है ना? It proceeds towards cytokinesis, producing two daughter cells. Cytokinesis. हम लोग जितना ज्ञान प्राप्त किए, एनसीईआरटी बुक किसी को दिखाया है, क्या आपको लग रहा है कुछ इससे अलग जो आप पढ़े हैं थोड़ा और बेटर एलाबोरेटेड है? देख लीजिए प्रोफेस 1 में क्या हुआ। अच्छा, कलर चेंज करें तो अच्छे से दिखेगा। दिस इज हाउ प्रोफेस 1, देख रहे हैं प्रोफेस 1 का एंड स्टेज दिखाया।
साइनैप्स बना हुआ है ना, इस पॉइंट पे गौर कीजिए, देख रहे हैं साइनैप्स बना हुआ है, ये रहा साइनैप्स नहीं है, आई मीन कायस्मा है ना, और टर्मिनलाइज हो गया, ये डिप्लोटिन स्टेज की ओर जा रहा है, ये जा चुका। अब किस में आएगा, डिप्लोटिन के बाद डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस होगा तो मेटाफेज से पहले वाली अवस्था में आएगा, तो ये मतलब सेंटर पे नहीं खड़ा होगा। मेटाफेज में देख रहे हैं ये सेंटर पे खड़ा है, एनाफेज में सेपरेट हो गया, नहीं एनाफेज में सेपरेट हो गया और ये इधर चल दिया इस तरफ, तो यहां देखिए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां देखिए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये अभी 4 थे, यहां पे भी 4, यहां हो गया 2, यहां हो गया 2, और अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स बने, दोनों डॉटर सेल में देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 2 और इसमें 4 है। यही है रिडक्शन डिवीजन, नहीं क्लियर। साइटोकाइनेसिस पूरा कीजिए, ड्रॉ कीजिए क्या होता है। चलिए आइए साइटोकाइनेसिस की बात करें। एट दिस स्टेज लिखिए, एट दिस स्टेज द सेल्स, एट दिस स्टेज the cells divide into 2. At this stage the cells divide into 2 daughter cells with half the number of chromosomes, with half the number of chromosomes, with half the number of chromosomes, full stop। पैरा चेंज करके लिखिएगा, नाउ पैरा चेंज करके साइटोकाइनेसिस में, नाउ दे प्रोसीड फॉर ए ब्रीफ, BRIF यानी छोटा, ए ब्रीफ सेकेंड interface followed by meiosis second, हो गया लिखना। अब जरा रुकिए, सेल बड़ा इत्मीनान से आराम से काम करता है, देखे होंगे जीवन फेज में आते ही पूरा एक्टिव हो गया, नए नए मॉलिक्यूल्स बनाए और उसके बाद अब तैयारी किया एस फेज में जाने का, ठीक है। तो जीवन फेज को हम लोग गैप फेज भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि बड़ा रिलैक्स होके उसके क्रोमोसोम को देखिएगा ऐसे ही फैला हुआ है, सोया हुआ है, जैसे कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, हो गया। एस फेज में आके एक्टिवली अपना DNA रेप्लिकेशन किया, बेचारा थक गया, फिर एक तो छोटा सा गैप लिया, दिस इज गैप फेज 2, और गैप फेज 2 में आराम भी कर रहा, तैयारी कर रहा है मेंटली कि अब हमको जाना है सेल डिवीजन की ओर, 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं, कैसे कैसे प्लानिंग करें, क्रोमोसोम को पहले बांटे कि न्यूक्लियस को बांटे, दिस एंड दैट, ये सब तैयारी करता है। करने के बाद वो अगर मियोसिस में है, मियोसिस 1 बड़ा मुश्किल से कंप्लीट किया, देखिए 2 डॉटर सेल्स बनाए, अब इसका फिर काम बढ़ गया, अब हमको मियोसिस 2 में जाना है, हम थक गए हैं सेल 2 ठो बना के, तो थोड़ा विश्राम करें, इसीलिए इसका अगला स्टेज क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 में इंटरफेज सेकेंड, आप इसको अपने समझने के लिए इंटरवल भी कह सकते हैं, सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरफेज, राइट। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इट इज ब्रीफ, थोड़े समय के लिए होता है। तो जब अगर ये थोड़े समय के लिए होगा, आपको लगता है DNA डुप्लीकेशन ये सब करना पॉसिबल है, सेल का साइज बढ़ाना पॉसिबल है? नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, राइट। कुछ नए प्रोटीन्स बना लेगा क्योंकि उनका जरूरत पड़ेगा, राइबोसोम्स तो उनके पास है ही,
है ना, राइबोसोम को बढ़ाने का जरूरत नहीं, जितने हैं उतने ही रखेगा। राइबोसोम बढ़ाएगा क्या कहते हैं, गोल्जी, ईआर, ये सब थोड़ा बढ़ेंगे, क्योंकि फिर से इन्हें सेकेंड स्टेज में जाना है, इसीलिए। तो इन सब कामों के लिए वो एक इंटीग्रेटेड, आप उसको सेपरेट करके नहीं कर सकते, हाँ ये G1 है, ये एस है, ये G2, एस तो होता ही नहीं है। G1 और G2 में हम अंतर क्या करेंगे, दोनों तो गैपे है, तो इसलिए एक कंबाइंड गैप फेज इसमें आता, राइट। और इसी कंबाइंड गैप फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस सेकेंड। लिखिए जरा, now the cells proceed, now the cells proceed, PROCEED, now the cells proceed for meiosis second, proceed for meiosis second, and for this they take, and for this they take a brief resting stage. For this they take a brief resting stage called interphase 2, era called interphase 2. Full stop. इसी में लिखेगा in interphase second there is no S phase for DNA duplication, रेप्लिकेशन का ही दूसरा नाम डुप्लीकेशन है, डबलिंग कर रहा है ना, और एग्जैक्टली सेम होता है डीएनए डुप्लीकेशन। However, centrosome division occurs. In animal cells. However, centrosome division occurs in animal cells.